हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों आज है 24 सितंबर 2025 और मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ 24 सितंबर के टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यू और उससे संबंधित स्टैटिक जीके। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, 2025 दलीप ट्रॉफी का विजेता कौन रहा है? तो दोस्तों 2025 जो दलीप दलीप ट्रॉफी हुई है इसका विजेता रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन एक टीम है दोस्तों, यह 2025 दलीप ट्रॉफी का विजेता बनी है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल जोन ने रजत पाटीदार की कप्तानी में साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर 2025 दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों फाइनल में किसको हराया आपको याद रखना है, साउथ जोन को हराया है। और सेंट्रल जोन के जो कप्तान हैं किसकी कप्तानी में यह जीत हासिल की है, तो आपको याद रखना है रजत पाटीदार जो हैं सेंट्रल जोन के कैप्टन थे। यह सेंट्रल जोन का 2014-15 के बाद पहला खिताब है। दोस्तों यह सेंट्रल जोन का जो है 2014 और 15 के बाद में पहला खिताब है। इससे पहले जो सेंट्रल जोन है दोस्तों यह 7 बार यह खिताब जीत चुका है, तो यह 7वीं बार जीता है। ठीक, टोटल कितनी बार जीता है तो आपको याद रखना है 7 बार जीता है। दलीप ट्रॉफी भारत का एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो दोस्तों जो दलीप ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है क्रिकेट टूर्नामेंट है, क्रिकेट से संबंधित है। और इसे 1961 और 62 में शुरू किया गया था। तो दलीप ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी आपको याद रखना है, 1961 और 62 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नाम महामना दलीप सिंह के सम्मान में रखा गया है। तो दलीप ट्रॉफी का जो नाम है दोस्तों वो दलीप सिंह के नाम पर रखा गया है, वो भी एक पूर्व क्रिकेटर थे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व बांस दिवस जो है हर साल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। तो आपको ये याद रखना है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। आइए दोस्तों इस स्लाइड में जानते हैं कि विश्व बांस दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है 2025 की, और बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों विश्व बांस दिवस हर साल मैंने जैसा कि अभी आपको बताया 18 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत आधिकारिक तौर पर कब हुई थी तो आपको याद रखना है 2009 में हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। और ये कब हुई थी तो आपको याद रखना है 8वीं विश्व बांस कांग्रेस सम्मेलन में हुई थी। और किसके द्वारा यह दिवस की शुरुआत की गई है तो आपको याद रखना है विश्व बांस संगठन यानी कि WBO द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी 2009 में। और इसका जो मेन उद्देश्य या पर्पज इसका क्या है तो इसका उद्देश्य है बांस को एक स्थायी और बहुउपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य। बात करें दोस्तों 2025 की थीम क्या है तो थीम आपको जरूर याद रखना है। थीम इसकी है अगली पीढ़ी का बांस समाधान, नवाचार और डिजाइन। ठीक, ये 2025 की थीम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट थीम हमेशा डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में। दोस्तों बात करें तो बांस को दोस्तों हरा सोना कहा जाता है, बांस को जो है हरा सोना कहा जाता है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। और चीन के बाद भारत बांस के सबसे बड़े संसाधनों वाला देश है। तो दोस्तों चीन के बाद जो है दूसरे नंबर पर बांस उत्पादन में भारत है। ठीक, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों अभी 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। आइए दोस्तों जानते हैं, सॉरी यहाँ पे नेशनल इंजीनियर डे लिख गया है, यहाँ पे इसको इग्नोर कर देना आप लोग, सॉरी मुझे लग रहा है मैंने सही नहीं किया इसको। तो मणिपुर में 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 16 से 18 सितंबर 2025 तक
उखरूल जिले के सिरारा खोंग गांव में आयोजित हुआ। तो कब से कब तक हुआ दोस्तों? तो 16 से 18 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ था। और कहाँ पे आयोजित हुआ है? उखरूल जिले के सिरारा खोंग गांव में यह आयोजित हुआ है। सिरारा खोंग हथेई एक जीआई टैग प्राप्त मिर्च की एक किस्म है। तो दोस्तों जो सिरारा खोंग हथेई है, यह एक जीआई प्राप्त मिर्च की किस्म है जो अपनी अनूठी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो सिरारा खोंग हथेई मिर्च है ये जीआई टैग प्राप्त है। ठीक, आइए जानते हैं दोस्तों मणिपुर के और कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन है। तो ये दोस्तों चाक खाओ, ये काला चावल है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है मणिपुर। सिरारा खोंग मिर्च हथेई मिर्च इसको बोलते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और तामेंग लोंग संतरा जो है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सफ़ी सफ़ी लानफी दोस्तों एक पारंपरिक कपड़ा है, इसको जीआई टैग मिला हुआ मणिपुर का है। और वहीं पे वांगखी थी, ये भी दोस्तों एक पारंपरिक कपड़ा है। और मोइरांग थी, ये दोस्तों जीआई टैग में मणिपुर के शामिल है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? किस राज्य में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अम्बू करंगल योजना शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अम्बू करंगल योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की गई है अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों खो दिया है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, इस योजना का उद्देश्य जो है उन बच्चों को वित्तीय सहायता सहायता प्रदान करना है जिनके माता-पिता दोनों खो दिए हैं, मतलब पूरी तरह से अनाथ हैं। योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं, उन्हें 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह योजना राज्य सरकार के व्यापक थायुम नवर कार्यक्रम का हिस्सा है। तो किसके कार्यक्रम का? थायुम नवर कार्यक्रम का यह हिस्सा है यह योजना। ठीक, दोस्तों बात हो रही है तमिलनाडु की, तो आइए तमिलनाडु के बारे में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तमिलनाडु की दोस्तों राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है चेन्नई है। इसका राज्य का गठन कब हुआ? चेन्नई राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। इसका जो राज्य की भाषा है वो तमिल है तमिलनाडु की। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो है पुडुचेरी, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं आर.एन. रवि जो हैं यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री तो एम.के. स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है कावेरी है, वेलार है, अमरावती है, वेंगई, पालार और चेय्यार नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 2025 दोस्तों यहाँ पे हो जाए 2025 में भारत को कौन-सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को 38वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। आइए जानते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको, ये पॉइंट्स आपको याद ही रखने हैं। रिपोर्ट जारी करता है यह दोस्तों जो इंडेक्स है कौन जारी करता है? आपको याद रखना है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा यह जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। रैंकिंग में भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है? तो आपको याद रखना है 2025 में 38वां स्थान मिला था, वही 2024 में इसका 39वां स्थान था इस रैंकिंग में। शीर्ष देश की बात करें तो दोस्तों शीर्ष देश जो है स्विट्जरलैंड है, लगातार 14वीं बार यह शीर्ष देश बनकर इस रैंकिंग में उभरा है। वहीं दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है तीसरे स्थान पर।
बात हो रही दोस्तों वीपो की यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं डेरेन टैंग, ये दोस्तों सिंगापुर से हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। इसमें आपको क्या याद रखना है, यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इसमें भारत का स्थान 38वां था। और शीर्ष देश भी आपको याद रखना है स्विट्ज़रलैंड है, जो 14वीं बार लगातार शीर्ष देश बनकर यह उभरा है। तो ये सारे पॉइंट्स इस प्रश्न से आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का विषय क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का विषय या थीम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक। यहाँ पे दोस्तों रोड मैप नहीं है, यहाँ पे रोड मैप हो जाएगा, रोड मैप। रोड मैप, ये शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे गलती हो गई है, रोड मैप है यहाँ पे, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों यह 2 दिवसीय सम्मेलन था, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ आपको याद रखना है, नई दिल्ली में ही हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा किया जाता है, ठीक। तो इसका जो कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और सम्मेलन का विषय या इसकी थीम क्या है? तो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतिक रोड मैप। यहाँ पे भी रोड लिख गया है दोस्तों, तो यहाँ पे रोड मैप हो जाएगा, रोड मैप, ठीक। रोड मैप हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी भारत ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। मॉरिशस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने जो है मॉरिशस के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है, ठीक है। आइए जानते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो भारत ने मॉरिशस के साथ कहाँ पे, हिंद महासागर क्षेत्र में सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और मॉरिशस ने। यह स्टेशन चागोस द्वीप समूह में डियागो गार्सिया के पास स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? चागोस द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया के पास स्थापित किया जाएगा। यह समझौता अमेरिका और ब्रिटिश बेस के नज़दीक भारत की बढ़त को मजबूत करेगा, ठीक। तो यह दोस्तों जो है स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? अमेरिका और ब्रिटिश बेस के नज़दीक में यह स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। बात हो रही दोस्तों मॉरिशस की, तो ये मॉरिशस के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको। मॉरिशस की दोस्तों राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा है मॉरिशस रुपया। यहाँ की दोस्तों भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, फिर फ्रेंच और मॉरिशस क्रियोल जो है यहाँ की भाषा है। वर्तमान के यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नवीन चंद्र रामगुलाम। अब वर्तमान जो दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं धर्म गोकुल, ठीक। यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और मॉरिशस दोस्तों किस महाद्वीप में है? तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में यह देश पड़ता है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे दिया गया जाएगा दोस्तों? तो अभी दोस्तों 20 सितंबर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई है। और इसमें दोस्तों किसको दिया जाएगा 2025 का पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन लाल को। दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, यह जो दादा साहब पुरस्कार फाल्के 2025 है, ठीक है,
यह 2023 का पुरस्कार है, लेकिन यह दिया जा रहा है 2025 में, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? 2000 यह 23 का पुरस्कार है, लेकिन यह 2025 में दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनलाल, ठीक? ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है। आइए दोस्तों, जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 के लिए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को सम्मानित किया जाएगा। ये दोस्तों आप फोटो है, आप देख सकते हैं। इनकी बहुत सारी मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, जैसे कि इनकी मूवी आई थी एक दृश्यम करके, वो भी मूवी बहुत अच्छी थी। तो यही है मोहनलाल, इनको जो है 2025 यानी कि 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य एवं बहुमुखी योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को यानी कि कल दिया गया है और 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा, ठीक? तो ये पॉइंट्स आप भी आपको याद रखना है, ये कब दिया गया है इनको? 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इनको। बात करें दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 यानी कि 2022 की विजेता कौन है? तो आपको याद रखना है मिथुन चक्रवर्ती जो हैं 2024 में इसके विजेता थे और यह 2022 का अवार्ड था जिसे 2024 में दिया गया था, ठीक? तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। आइए जानते हैं दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है, ठीक? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी आपको याद रखना है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम भारतीय सिनेमा के पितामह धुंडी राज गोविंद फाल्के यानी कि दादा साहब फाल्के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, ठीक? तो ये हैं दोस्तों दादा साहब फाल्के। इन्होंने क्या किया था, 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इस पुरस्कार के साथ विजेता को स्वर्ण कमल का प्रतीक चिन्ह, एक शॉल और नगद राशि, वर्तमान में दोस्तों 10 लाख रुपए नगद राशि इसमें दी जाती है पुरस्कार के साथ में। इसे अक्सर सिनेमा का भारत रत्न कहा जाता है। तो दोस्तों इसे सिनेमा का भारत रत्न भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। तो पहला पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में, ठीक? तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर का खिताब किसने हासिल किया है? तो दोस्तों अभी बिहार की जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा। मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर का खिताब जीतने वाली महिला बनी है, ठीक? ये हैं दोस्तों मरियम फातिमा, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। बिहार की पहली वुमेन फिडे मास्टर का खिताब मुजफ्फरनगर बिहार की मरियम फातिमा ने हासिल किया, ठीक? आपको नाम याद रखना है मरियम फातिमा, और ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से। उन्होंने यह उपलब्धि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि फिडे द्वारा वीमेंस इंटरनेशनल नॉर्म प्रदान किए जाने के बाद हासिल की, जिससे उनकी रेटिंग जो है 2100 पहुँच गई है, ठीक? इनकी रेटिंग कितनी पहुँच गई है? 2100 पहुँच गई है। मरियम का अगला जो लक्ष्य है ग्रैंड मास्टर बनना है, जिसके लिए उन्हें 2400 की रेटिंग हासिल करनी है। तो दोस्तों इनको 2400 की रेटिंग हासिल करनी है, तब ये ग्रैंड मास्टर बनेंगी। अभी इनकी कुल रेटिंग कितनी है? 2100 तक पहुँच गई है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ठीक? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? गौरांग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रो गौरांग लाल दास को दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का जो है भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी हैं। इस नियुक्ति से पहले वह नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी थे। दोस्तों ये फोटो है, आप देख सकते हैं, ये है
गौरांग लाल दास और इन्हें दक्षिण कोरिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक? तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।